नमस्कार, खबरों की गंगा में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। एबीपी गंगा पर हम आपके लिए लेकर आए हैं खबरों का सबसे दमदार डोज, उद्घोष। रोज शाम इसी वक्त यानी कि ठीक 5 बजे उद्घोष में हम आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिसका है सबसे ज्यादा असर। सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक, ब्रेकिंग स्टोरी हो या फिर एक्सक्लूसिव कवरेज, उद्घोष के जरिए हम आप तक ग्राउंड जीरो से पहुंचाएंगे हर अपडेट सबसे तेज। बने रहिए हमारे साथ खबरों की गंगा के साथ और सबसे पहले उद्घोष की शुरुआत करते हैं। मऊ में सपा नेता शिवपाल यादव का स्वागत किया गया। बलिया जाते समय कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मऊ में आजमगढ़ बॉर्डर पर शिवपाल का स्वागत हुआ। शिवपाल ने चुप्पी साध ली और भाजपा सरकार पर शिवपाल ने तंज भी कसा। देखिए तस्वीरें आपके सामने। बलिया जा रहे थे और उसी दौरान कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत शिवपाल यादव का किया है। आजमगढ़ बॉर्डर पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मऊ की, जहां शिवपाल यादव का फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। दो शब्द पार्टी समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी। दो शब्द पार्टी समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी। सरकार ने केवल 10 बड़े पूंजीपतियों के हवाले पूरे देश को बेच दिया, उनके हवाले कर दिया। बड़ी से बड़ी संस्थाएं है ना पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है, जिसकी वजह से बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के साथ साथ किसानों की और गरीबों की कहीं पर भी सुनवाई नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद नए अभियान में अब कांग्रेस जुट गई है। 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी बनेंगी नए अभियान का चेहरा। करीब 2 महीने तक 3 स्तर तक ये अभियान चलेगा। डोर टू डोर संपर्क करेंगे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 2 महीने का होगा। 3 स्तर पर देखिए ये अभियान चलेगा। पहले स्तर पर गांव, ब्लॉक और बूथ स्तर पर आयोजित की जाएंगी पदयात्राएं। गांव-गांव कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर संपर्क करेंगे और राहुल गांधी की चिट्ठी लोगों को सौंपेंगे। फिर दूसरे स्तर पर देखिए जिले में अधिवेशन आयोजित किए जाएंगे और तीसरे लेवल पर, थर्ड लेवल पर राज्य स्तर में रैलियों का आयोजन होगा और प्रियंका गांधी राज्य की राजधानियों में महिला मोर्चे का नेतृत्व भी करेंगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार बताया जा रहा है। राहुल गांधी की चिट्ठी में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों समेत तमाम मुद्दों की बात भी रहेगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, जिलों के पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व विधायक और पूर्व जिला अध्यक्षों को हर ब्लॉक का पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी और अभियान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। अब देखिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए कांग्रेस ने सभी राज्यों में प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश का प्रभारी हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को बनाया गया। उत्तराखंड का प्रभारी यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को बनाया गया। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस ने सभी राज्यों के सभी जिलों में और ब्लॉक में भी एक इंचार्ज की नियुक्ति की है। इस अभियान का मकसद यह है कि कांग्रेस पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी घरों में पहुंचना। फरवरी में प्रियंका का यूपी दौरा भी हो सकता है। पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। माना जा रहा है कि उसी का विस्तार है भारत जोड़ो यात्रा का। और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से राहुल गांधी की चिट्ठी लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, पहले हमने देखा भारत जोड़ो अभियान, यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस को हमने सड़कों पर देखा, और अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कितना असरदार मान रही है कांग्रेस? 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये उनके काम आएगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस को रिस्पांस मिला है, खासकर जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं वहां पर रिस्पांस मिला है, उससे उत्साहित होकर इन्होंने एक पूरा देशव्यापी अभियान बनाया है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां देश में भारत जोड़ो अभियान का चेहरा राहुल गांधी थे, वहां हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का चेहरा प्रियंका गांधी होंगी। और इस अभियान में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा महिलाओं पर, क्योंकि हर प्रदेश में, प्रदेश की राजधानियों में प्रियंका गांधी महिला मोर्चे को लीड करेंगी। उनका एक सम्मेलन होगा और ये 2 महीने तक पूरा अभियान चलना है। तो हर
महीने जो जिस तरह से गांव-गांव जाकर एक कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है, कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ बड़े एग्रेसिव तरीके से, चूंकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं, चुनाव प्रभारी भी हैं, और उन्होंने जिस तरह से प्लान तैयार किया है, आगे उनके एक लखनऊ में प्रस्तावित दौरा भी है, हालांकि इसकी भी तारीख तय नहीं है, लेकिन वो जल्द लखनऊ आएंगी। जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, जो हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं, वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, और अजय कुमार लल्लू उत्तराखंड के प्रभारी हैं। इन दोनों के नेतृत्व में एक अभियान चलाया जाएगा। गांव-गांव जाकर सबसे पहले 3 स्तर पर यह अभियान होगा। सबसे पहले गांव-गांव, ब्लॉक स्तर पर और बूथ स्तर पर पद यात्राएं की जाएंगी। दूसरे स्तर पर ये जिला स्तर पर अधिवेशन होंगे तमाम, और उसके बाद रैलियां होंगी राज्य स्तरीय। यानी 3 स्तर पर जो अभियान है 2 महीने के दौरान, उसमें मत दिया जाएगा पूरे प्रदेश के एक-एक सड़क को, एक-एक गली को। राहुल गांधी ने एक सीधी रेखा में जिस तरह से दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक यात्रा की है। अब कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा का जो असर जमीनी स्तर पर कांग्रेस ने देखा, अब यही इसको विस्तार देते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका विवेक, तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर, कल वाराणसी आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। कार्यकाल विस्तार के बाद ये पहली बार होगा जब जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर होंगे। 20 जनवरी को गाजीपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देखिए, अभी भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें ये एक बड़ा फैसला लिया गया कि जेपी नड्डा अभी अपना कार्यभार आगे संभालेंगे। एक्सटेंशन उन्हें मिल गया, यानी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है और 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव है, उसे भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही लड़ेगी। और इसी कड़ी में देखिए, जेपी नड्डा कल यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। ये पहली बार है विस्तार होने के बाद कि वो यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। वाराणसी में पहुंचेंगे कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। काशी विश्वनाथ मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। कार्यकाल विस्तार के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। 20 जनवरी को गाजीपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देखिए, यूपी को राजनीति का केंद्र माना जाता है और राजनीति के लिहाज से यूपी का विशेष महत्व, और कार्यकाल विस्तार के बाद यह पहली बार होगा जब जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर आएंगे। और देखिए, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा 2024 की तैयारियों को परखने के बाद यूपी भाजपा की बैठक भी होने वाली है। लखनऊ में 22 जनवरी को भाजपा के अध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अध्यक्षता करेंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत प्रदेश के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इसमें मंथन होगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुए मंथन पर भी इसमें चर्चा होगी। तो देखिए, 2024 के मद्देनजर एक बैठक, और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 22 जनवरी को भाजपा की कार्य समिति की ये बैठक है, जिसमें दिल्ली में यूपी फतेह करने का प्लान दिल्ली से बनेगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब 22 जनवरी को यूपी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाली इस बैठक में मिशन 2024 को लेकर मंथन किया जाएगा। हाल ही में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उसको लेकर यूपी के लिहाज से जो मंथन हुआ, उन मुद्दों पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। और उद्देश्य यही कि नीचे के कार्यकर्ता तक ये मैसेज पहुंचे कि आखिर उन्हें 2024 के लिहाज से किस तरह आगे काम करना है। सूत्रों की माने तो इस बैठक के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से समय भी मांगा जा रहा है। बहरहाल, आगामी 2024 के चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। इस बीच बड़ी खबर यह है कि यूपी में संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है भाजपा। यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बयान दिया है, 5 फरवरी तक जिलों की बैठक होगी, 12 फरवरी तक मंडलों की बैठक होगी। 2019 में जिन सीटों पर हारे हैं उन पर खास तैयारी होगी। थर्ड फ्रंट को लेकर भी भूपेंद्र चौधरी ने निशाना साधा। कहा कि चुनाव के वक्त ऐसे कई फ्रंट सामने आते हैं। जनता का विश्वास सीएम योगी और पीएम मोदी पर है। ये बयान भूपेंद्र चौधरी की तरफ से दिया गया। यूपी में संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है। 5 फरवरी तक जिलों की बैठकें भी होनी है। हमारे साथ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। किस तरह से अब आगे उत्तर प्रदेश में काम होगा? कार्य समिति भी है 22 को। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो हमारे संगठन के कार्य हैं और भविष्य में हम लोगों को किस प्रकार से पार्टी की नीतियों का, गतिविधियों का संचालन करता है, इसका मार्गदर्शन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया।
उसी के क्रम में उस विषय को नीचे तक पहुंचाने के लिए अब 22 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठकें हैं, 5 तारीख तक सभी जिलों की बैठकें करनी है और 12 तक मंडलों तक की बैठकें करनी है। और जो भी संगठनात्मक विषय हैं उन संगठनात्मक विषयों के आधार पर अपनी बात जनता के बीच में ले जाएंगे। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि सब लोगों में गतिविधि बढ़ानी है, समाज के सब तबकों को भाजपा के साथ जोड़ना है, उसे लेकर आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरह से बात करें 80 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा फोकस में भी रहता है, खुद प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद हैं, तो उत्तर प्रदेश को लेकर जाहिर सी बात है खास फोकस रहा होगा इन सब जगह पर। नहीं, ये तो केंद्रीय बैठक थी, भारतीय जनता पार्टी की अखिल भारतीय बैठक थी। उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों के इसमें संगठन के जो भी लोग हैं उपस्थित रहे और पार्टी ने पूरा होमवर्क अपना, हम लोगों ने जो अपनी गतिविधि नियमित रूप से कैसे चलानी है हमें, वो पार्टी की गतिविधि हम लोगों ने संगठनात्मक भी और हमारी विचारधारा से जुड़े विषय भी और जो हमारे सेवा के रचनात्मक काम है, हमारी सरकार के विषय हैं, वो जनता के बीच में ले जाने हैं किस प्रकार से, ये सारा सब लोग तय किया। और हम लोग उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश कार्य समिति की बैठक, फिर प्रदेश के बाद जिलों की बैठक और जिलों के बाद मंडलों की बैठकों के माध्यम से अपना विषय नीचे तक सर्कुलेट हम लोग कर पाएंगे। अच्छा, एक सवाल इससे इधर, अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष हैं, वो केसीआर की रैली में शामिल होने के लिए गए। एक थर्ड फ्रंट की बात भी चल रही है अखिलेश यादव का वहाँ जाना। अब ये चुनाव जब आते हैं तो इस तरह की गतिविधि ये लोग करते हैं, लेकिन थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट का जो भी अवधारणा है कभी देश की राजनीति में सफल नहीं हो पाई है। और देश की और प्रदेश की जनता एक स्थायी सरकार चाहती है, स्थायी नेतृत्व चाहती है और वो स्थायी नेतृत्व मोदी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास है। और लगभग 9.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। अब खबर है दिल्ली से, कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत कई खिलाड़ी धरना दे रहे हैं। कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बदले जाने की मांग की जा रही है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण हैं कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष और देखिए उन्हीं के विरुद्ध ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अविनाश, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? जी देखिए, अगर बात करें तो कई सारे जो रेसलर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए मेडल भी जीते, उनमें से अगर खासतौर से बात करें तो बजरंग पुनिया है, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है। इन्होंने आरोप लगाया है कि जो फेडरेशन के कोचेस हैं जो कि वुमेन रेसलिंग को ट्रेन करते हैं, यानी कि महिला रेसलर को ट्रेन करते हैं, वो महिलाओं के साथ लगातार छेड़खानी करते हैं, उनको हैरेस करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर बात करें तो विनेश फोगाट ने यहाँ तक आरोप लगाया है कि जो फेडरेशन के चेयरमैन है यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर भी महिलाओं को हैरेस करने का आरोप लगाया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि उनकी जो रोजाना की दिनचर्या है, रोजमर्रा की दिनचर्या है, उसमें भी फेडरेशन काफी ज्यादा इंटरफेयर करता है और उसकी तानाशाही के खिलाफ हम सारे खिलाड़ी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम ऐसी तानाशाही अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के जंतर मंतर में तमाम सारे खिलाड़ी वहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। अभी अगर बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह लखनऊ में है, उनकी दिल्ली आने की सूचना मिल रही है, तो कुछ देर बाद दिल्ली पहुंचेंगे और इसके बाद अगर बात करें तो वो मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, ये आरोप वाकई में बेहद गंभीर है। अब देखना है कि फेडरेशन के चेयरमैन ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कुछ अपनी ओर से बयान देते हैं। बिल्कुल अविनाश, आपने सही कहा, इतने बड़े चेहरे, इतने बड़े नाम अगर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, मामला बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। लेकिन एक बात बताइए अविनाश, क्या पहले भी कभी इस तरीके का मामला इनके खिलाफ सामने आया है या ये पहली दफा है कि इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं? देखिए, अगर बात करें तो पहली दफा है इस तरीके से खिलाड़ी इस तरीके से प्रदर्शन करने के लिए सामने आया है। हालांकि अतीत में इस तरीके के कई सारे वीडियो निकल के आए हैं जहां पे ब्रजभूषण शरण सिंह गुस्से में दिखे हैं और कई सारी खिलाड़ियों पर हाथ छोड़ते हुए नजर आए हैं। पिछले अगर कुछ महीनों की बात करें तो एक वीडियो निकलकर सामने आया था जहां मंच पे इन्होंने एक युवक को धक्का दिया था और कहीं ना कहीं उसके बाद फिर इन्होंने कोई बयान नहीं दिया था इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से। लेकिन अब जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए पदक जीतने वाले, खासतौर से ओलंपिक में पदक जीतने वाले साक्षी मलिक और इसके साथ अगर बात करें बजरंग पुनिया, ये वो खिलाड़ी हैं जिनका नाम न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विश्व के अंदर भी है। तो ऐसे खिलाड़ी निकल के आके अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि अब इसका संज्ञान हर कोई लेगा और ब्रजभूषण शरण सिंह को जवाब देना होगा इस पर। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जानकारी देने के लिए।
दिल्ली की सत्ता के लिए दक्षिण से 2024 चुनाव का बिगुल फूंकने की तैयारी है। तेलंगाना में विपक्षी तीसरे मोर्चे पर फोकस दे रहे हैं और इसी सिलसिले में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव तेलंगाना सीएम केसीआर की रैली में पहुंचे, जहां पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी नेता एक साथ में नजर आए। खम्मम में केसीआर की रैली में भारी भीड़ नजर आई। कहीं ना कहीं इसे 24 का शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए अखिलेश यादव मंच के जरिए, और ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए भारी भीड़ की मौजूदगी में अखिलेश यादव जिस तरीके से हमला बोलते नजर आए हैं। दिल्ली फतेह करने का दक्षिण प्लान इसे माना जा रहा है। और देखिए इस रैली में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला। कहा कि अब केंद्र की सरकार जाने वाली है। ये शब्द अखिलेश यादव के इस मंच के जरिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। लेकिन हम तो अपने प्रदेश में देखते हैं जहां पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। जैसे ही चुनाव आ गया है, इन्होंने तय कर लिया है कि जगह जगह इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे और इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने लोगों को धोखा देंगे। ये प्रचार के माध्यम से धोखा देना चाहते हैं। वैसे तो समय समय पर देश के लोग और देश के जो नेता होते हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्रिकेट से जुड़ी। वनडे क्रिकेट में खिलाड़ी शुभमन गिल ने दोहरा शतक मारा है। देखिए शुभमन गिल ने एक बार फिर से शतक जड़ दिया है। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक ये शुभमन गिल की तरफ से वनडे क्रिकेट में लगाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं क्रिकेट प्रेमियों के लिए। देखिए बड़ी खबर है, शुभमन गिल जिसको पहले हमने देखा था जिन्होंने शतक लगाया, और अब दोहरा शतक लगाते हुए भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल नजर आए हैं। किस तरीके से देखिए शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ा है। तो देखिए भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल ने एक बार फिर से शतक जड़कर नाम देखिए किस तरीके से रोशन किया। वनडे क्रिकेट था ये, और भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल ने एक और शतक मारा है। हैदराबाद में ये क्रिकेट का खेल चल रहा था, जहां पर शुभमन गिल ने पहले भी एक शतक जड़ा और उसके बाद 145 गेंदों पर डबल सेंचुरी लगाते शुभमन गिल नजर आए। 145 गेंदों पर देखिए डबल सेंचुरी, शुभमन गिल की तरफ से दोहरा शतक। 145 गेंदों पर दोहरा शतक जड़ा है शुभमन गिल ने। भारतीय खिलाड़ी हैं शुभमन गिल, और देखिए युवा चेहरा, और पहले भी हमने इन्हें देखा इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए। शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में एक बार फिर से शतक जड़ दिया है। दोहरा शतक, 145 गेंदों पर डबल सेंचुरी शुभमन गिल ने लगाई है। डबल सेंचुरी देखिए मात्र 145 गेंदों में शुभमन गिल की तरफ से 200 रन जड़े गए, यानी दोहरा शतक लगा दिया गया है। और वनडे क्रिकेट में ये दोहरा शतक लगाते शुभमन गिल नजर आए। शुभमन गिल ने 145 गेंदों पर डबल सेंचुरी लगाई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भगवान राम पर बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने खुद को भगवान राम का वंशज बताया। टिकैत ने कहा कि उनके पूर्वज अयोध्या के रहने वाले थे और भगवान राम के रघुवंशी गोत्र के ही थे। राम पर ज्यादा अधिकार होने का दावा किया। कहा कि राम किसी एक व्यक्ति या फिर सियासी पार्टी के नहीं है। राम मंदिर बनते ही माथा टेकने जाएंगे, ये शब्द राकेश टिकैत के। कहा कि मेरे पूर्वज भी रघुवंशी गोत्र के अयोध्या निवासी ही थे। देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से किसानों का मुद्दा जोर शोर से गरमाने लगा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी को लेकर एक बार फिर से आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। प्रयागराज के माघ मेले में आए हुए हैं टिकैत साहब हमारे साथ हैं। सर बताइए कि किस तरीके से आप लोग एमएसपी को लेकर एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। देखो एमएसपी का सवाल अब हर किसान जान गया। हम जहाँ पे भी जाते हैं तो वहाँ का किसान अब ये कहता है कि जी एमएसपी कब दिलवाओगे। इसका मतलब ये होगा कि लोगों की आस्था, लोगों को विश्वास एसकेएम पे हैं, संगठन पे है, और उनको ये है कि एमएसपी हमको मिलेगी। जो हम अपना धान 1100 से 1200 रुपये बेच रहे हैं, 800 रुपये बेच रहे हैं, वो 2000 रुपये में हमारा बिक जाएगा।
तो उसके लिए गांव का हर आदमी तैयार बैठा है कि एमएसपी मिले। तो जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो क्या राकेश टिकैत जी किसानों के साथ जाएंगे दर्शन करने के लिए रामलला के? किसानों के तो नहीं हमें, लेकिन हम तो जाते हैं वहाँ, जब अगर वहाँ पे जाते हैं तो जाते हैं। आप जाके वहाँ लोगों को क्या समझाएंगे? नहीं, लोगों को क्या समझाना, लोग तो समझाएंगे भाई, राम तो हमारे थे और गांव के लोग राम राम करते थे। जय सिया राम इन्होंने उसका वो चेंज किया है, तो राम तो सबके कण कण में राम बसे हुए हैं। हालांकि आपने साफ कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं कि 2024 में राकेश टिकैत का समर्थन किस पार्टी को? हमारा किसी को समर्थन नहीं रहेगा। अपने काम करो सब। जहाँ पे जिसकी सरकारें हैं वो गांव, गरीब, किसान, आदिवासी का चेहरा बने, वही हमारा उद्देश्य है। तो बिल्कुल ये है राकेश टिकैत, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। साफ तौर पर कहा कि एमएसपी को लेकर 26 जनवरी से फिर से आंदोलन शुरू होगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो खुद रघुवंशी हैं, उनके पूर्वज अयोध्या के रहने वाले थे और भारतीय जनता पार्टी जो है वो भगवान राम का राजनीतिकरण कर रही है, जिसे जो कतई उचित नहीं है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। उद्घोष में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।